गाइस, वेलकम टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 जो कि कंसाइनमेंट अकाउंट है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। और ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की वीडियो है। हम इसमें पढ़ेंगे कि कंसाइनमेंट क्या एक्ट होता है, इसके अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, क्या ये चैप्टर भी प्रीवियस 2 चैप्टर्स की तरह सिंगल एंट्री का चैप्टर होगा, ये डबल एंट्री का चैप्टर होगा। और इसके अलावा हम इस वीडियो में इस कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसाइनमेंट की डेफिनेशन है, कंसाइनमेंट इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय द ओनर टू हिज एजेंट हु एग्रीज टू कलेक्ट, स्टोर एंड सेल देम ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर ऑन कमीशन बेसिस। तो कंसाइनमेंट एक ऐसा एक्ट होता है, एक ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसमें गुड्स का ओनर यानी मैन्युफैक्चरर जो होता है वो अपनी गुड्स अपने एजेंट को देता है, जो इस बात पे एग्री करता है कि वो उस ओनर के बिहाफ पे उन गुड्स को स्टोर भी करेगा और सेल भी करेगा। और ये सब काम करता है वो कमीशन बेसिस पर। अकाउंटिंग की लैंग्वेज में मैन्युफैक्चरर और एजेंट के लिए 2 अलग से टर्म्स यूज़ की जाती हैं। मैन्युफैक्चरर को बोला जाता है कंसाइनर और एजेंट के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं कंसाइनी। तो अगर हम इस सारे कंसाइनमेंट के प्रोसेस को अकाउंटिंग के लैंग्वेज में पढ़ें तो हम यूँ नहीं बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरर ने अपनी गुड्स एजेंट को जो है वो कंसाइन की। हम बोलते हैं कंसाइनर ने अपनी गुड्स कंसाइन की कंसाइनी को, और कंसाइनी ने एग्री किया कि वो उसकी गुड्स को स्टोर करेगा और सेल करेगा कमीशन बेसिस पर। अब कमीशन बेसिस पर कोई काम ये कर तो रहा है, लेकिन कमीशन होती क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो वहाँ का जो बॉस है वो आपसे जो काम लेता है उसके बदले में वो आपको सैलरी पे करता है। इसी तरह जब हम एक मैन्युफैक्चरर और एजेंट यानी कंसाइनर और कंसाइनी और प्रिंसिपल और एजेंट का हम रिलेशन को डिस्कस करते हैं तो उसमें जो काम एक कंसाइनर अपने कंसाइनी से लेता है उसके बदले में जो रेम्यूनरेशन उसको दी जाती है उसको कमीशन बोलते हैं। देखिएगा, द रेम्यूनरेशन ऑफ द कंसाइनी फॉर सेलिंग द गुड्स ऑफ द कंसाइनर इज कॉल्ड कमीशन। उसकी गुड्स को सेल करने के बदले में जो उसको रेम्यूनरेशन दी जाती है उसको बोलते हैं कमीशन। कमीशन की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है डेल क्रेडिट कमीशन और दूसरी होती है ओवरराइडिंग कमीशन। तो सबसे पहले हम डेल क्रेडिट कमीशन को स्टडी करते हैं और एक सीक्वेंस से स्टडी करते हैं। सारा प्रोसेस ये होता है कि कंसाइनर ने अपनी गुड्स देनी होती हैं अपने कंसाइनी को। अब देखिए, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स दी और कंसाइनी ने वो गुड्स सेल की क्रेडिट बेसिस पर। अब हम चूँकि एक सीक्वेंस बेसिस पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं कि कंसाइनर कोई है, यानी एक दफ़ा उसने अपनी गुड्स कंसाइनी को दे दी तो हम समझते हैं कि जो कंसाइनी है अब वही ओनर है इन गुड्स का। अब उसने क्या किया, वो गुड्स क्रेडिट बेसिस पर सेल की और जिसको उसने वो गुड्स सेल की यानी वो बन गया उसका डेटर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लॉस ऑन बैड डेट, यानी जब उसने वो क्रेडिट बेसिस पर गुड्स सेल की जो डेटर उसका बना वो निकला बैड डेट। उसने क्या किया, गुड्स ले ली, पैसे नहीं दिए, फ्रॉड किया। तो देखा जाए तो एक तरह से ये फ्रॉड वाला लॉस जो हुआ है ये हुआ तो कंसाइनर का ही है, लेकिन हम अभी कंसाइनर को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम यही बोल रहे हैं कि ये जो गुड्स हैं ये कंसाइनी की है, यानी ये लॉस हो गया है कंसाइनी को। तो अगर इस तरह का कोई लॉस होता है, ये इसका रिस्क रहता है, तो इस लॉस को बेयर करने के लिए या इसकी श्योरिटी के लिए एक कमीशन कंसाइनर अपने कंसाइनी को देता है जिसको बोलते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। इसका मेन पर्पस यही होता है कि अगर कोई लॉस हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कंसाइनी होगा, वो लॉस जो है उसका कंसाइनी पूरा करेगा, ना कि वो लॉस कंसाइनर का होगा। इस लॉस को बेयर करने के लिए चूंकि वो पहले ही कमीशन दे देता है एक, तो फिर उसको कोई भी रिस्क नहीं रहता है। दूसरी टाइप होती है ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन यहाँ देखिए लिखा है फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट इन मार्केट। अब देखें कि एक कंसाइनर है, उसने क्या किया, अपने कंसाइनी को अपनी गुड्स दी, तो वो कहते हैं कि मेरे पास एक और नई प्रोडक्ट भी आई है, मैं चाह रहा हूँ कि ये दूसरे सिटी में जहाँ पे मेरा एजेंट पहले से ही मेरे लिए काम कर रहा है, मैं उसको बोलूँ कि ये प्रोडक्ट भी उस सिटी में इंट्रोड्यूस करवाए और इसको इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाए कि लोग इसकी तरफ इंटरेस्ट शो करें और इसको परचेज़ करें। तो एक नई प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कंसाइनर अपने कंसाइनी को एक और कमीशन देता है जिसको बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन।
देखिए सिर्फ जब कमीशन की बात है तो इसका जब भी कोई हम ट्रांजैक्शन हो रही है मतलब तो इसका ये नहीं है कि उसने एक ही कमीशन दी और तीनों काम करवा लिए। उसकी मर्जी है, ये कंसाइनर की मर्जी है कि वो लॉस ऑन बैड डेट्स की श्योरिटी चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है या नहीं। अगर उसको है कि कोई मतलब रिस्क नहीं है, हो जाता है लॉस तो हो जाए, कोई मसला नहीं है इतना, तो ये उसकी मर्जी है कि वो उसको डेल क्रेडिट कमीशन देता है या नहीं देता। फिर अगर उसके पास न्यू प्रोडक्ट आई है, वो कह रहा है कि मैं सिर्फ जहाँ पे मैं खुद एक्टिविटी ये परफॉर्म कर रहा हूँ, अपना बिजनेस मैं रन कर रहा हूँ, सिर्फ वहीं पर मैं इसको प्रोडक्ट को रखूँ, तो ये भी उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगर वो चाहता है कि वो दूसरे सिटी में भी इंट्रोड्यूस करवाए तो फिर उसको कमीशन देनी होगी। सिर्फ एक कमीशन से वो तीनों काम नहीं करवा सकता है। सिंपल कमीशन सिर्फ तब दी जाती है, सिर्फ एक कमीशन तब दी जाती है जब उसने सिंपली उसको चीज़ें दी और बोला कि इसको स्टोर करो और सेल करो। अगर वो उसको लॉस ऑन बैड डेट्स की भी सिक्योरिटी चाहिए तो फिर उसको दूसरी कमीशन भी देनी होगी। आगे है रिपोर्ट्स। देखिए कंसाइनर और कंसाइनी आपस में कुछ रिपोर्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। गुड्स सेल हो जाने से पहले, यानी गुड्स जब जाती हैं कंसाइनी के पास, तो उससे पहले एक रिपोर्ट कंसाइनर देता है। जब गुड्स सेल हो जाती हैं तो उसके बाद एक रिपोर्ट कंसाइनी देता है। सबसे पहले हम कंसाइनर वाली रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। कंसाइनर जो रिपोर्ट कंसाइनी को भेजता है उसको बोलते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। इस इनवॉइस के अंदर लिखा जाता है कि गुड्स की क्वालिटी क्या है, उनकी क्वांटिटी क्या है और ये किस प्राइस की है। आइटम्स के बारे में, गुड्स के बारे में हर एक पर्टिकुलर डिटेल जो है वो लिखी जाती है परफॉर्मा इनवॉइस में, जो गुड्स के साथ कंसाइनी को दी जाती है। फिर जब गुड्स सेल हो जाती हैं तो एक रिपोर्ट जो है वो कंसाइनी भी कंसाइनर को देता है, जिसको बोलते हैं अकाउंट सेल, जिसके अंदर लिखा जाता है कि गुड्स जो है वो किस प्राइस पर सेल हुई हैं, क्या एक्सपेंसेस हैं जो कंसाइनी ने कंसाइनर के बिहाफ पर पे किए हैं, और कितना स्टॉक जो है उसका बच गया, यानी कितनी चीज़ें सेल हो गई हैं, कितनी नहीं हुई हैं। ये सब चीज़ें जो है अकाउंट सेल में लिखी जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई लॉस वगैरह भी होता है तो वो भी लिख दिया जाता है अकाउंट सेल में। अब हम देखते हैं कि ये चैप्टर भी प्रीवियस चैप्टर्स की तरह सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर होगा या डबल एंट्री सिस्टम का। डबल एंट्री सिस्टम, तो ये चैप्टर कंसाइनमेंट का चैप्टर है, डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर। अ सिस्टम इन विच टू साइड्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन और रिकॉर्डेड इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। पहले तो देखिए प्रीवियस चैप्टर्स में ये होता था कि हमने किसी भी चीज़ का एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना होता था, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में ये चीज़ होती है कि आपका कोई भी आपने ट्रांजेक्शन की है तो उसका आपको डेबिट एस्पेक्ट भी रिकॉर्ड करना होता है और क्रेडिट को भी रिकॉर्ड करना होता है। यानी अगर आपने अपना कैश जो है वो बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो इसकी एंट्री आप यूँ करेंगे फिर कि बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। इसी तरह कंसाइनमेंट का चैप्टर जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस करता है। तो आइकम पार्ट 2 की बुक में अकाउंटिंग का ये फर्स्ट चैप्टर है, उस लिहाज से ये फर्स्ट चैप्टर है जो डबल एंट्री सिस्टम का है, क्योंकि पहले वाले 2 सिंगल एंट्री सिस्टम के थे। तो हम इसको देखते हैं कि ये डबल एंट्री सिस्टम का जो अकाउंट है ये किस तरह से बनाया जाता है। मेथड देखिएगा, सबसे पहले तो हमने ऊपर जो भी हमारे पास ट्रेडर का नेम दिया होगा वो लिख लेना है। हम फॉर एग्जांपल एज जर्नल, हमने जर्नल बनाना है, क्योंकि जर्नल है ना, डबल एंट्री सिस्टम जब भी बनाते हैं वो तो जर्नल में ही बनाई जाती है। फिर आगे हम उसका फर्दर लेजर बनाते हैं और आगे अकाउंट्स बनते हैं। तो जर्नल से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट कुछ यूँ होगा, डेट, डिटेल, LF, आप LR भी लिख सकते हैं और LF भी लिख सकते हैं, लेकिन ये जो कॉलम है ये रहेगा ब्लैंक, क्योंकि इसमें आपने कुछ भी लिखना नहीं होता है, तो इसको आप बहुत छोटा सा बनाएं। रुपीज़, ये रुपीज़ हो गए डेबिट वाले, ये हो गए क्रेडिट वाले रुपीज़। अब इस पे डाटा को किस तरह से लिखना है वो भी देखिएगा। यहाँ देखें जो क्रेडिट वाला है, क्रेडिट वाली जो एंट्री है वो हमने बिल्कुल डिटेल की लाइन के साथ से स्टार्ट की है, हमने कोई स्पेस नहीं दी। लेकिन जो क्रेडिट वाली है उसको हमने थोड़ा सा स्पेस देकर लिखना होता है। इससे क्या होता है, एक तो जो आपका डाटा है वो प्रेजेंटेबल लगता है, दूसरी चीज़ ये कि आपको फिर आगे इंडिकेशन नहीं देनी पड़ती है कि ये डेबिट की एंट्री है या क्रेडिट की एंट्री है। वैसे तो ये होता है कि आप हमेशा डेबिट एंट्री को ऊपर लिखें और क्रेडिट वाली को नीचे लिखें, और लिखे भी इसी तरह से, क्योंकि आप स्पेस देंगे तो ये प्रेजेंटेबल भी लगेगी। फिर एक साथ हमने नीचे एक छोटी सी नरेशन लिख देनी होती है। नरेशन एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन को बोलते हैं, जो बताती है कि ऊपर जो एंट्री की गई है वो किस बारे में है। नरेशन के बारे में भी हो गया। अब देखिए LF का मैं पहले बता चुकी हूँ कि ये बिल्कुल ब्लैंक रहना होता है, क्योंकि हमारे पास इसमें हमने पेजेस नंबर एक्चुअली लिखने होते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास पेपर में वो होता नहीं है
तो इसको ब्लैंक छोड़ना है। स्टूडेंट के लिए ये नहीं होती है चीज़, तो इसको ब्लैंक छोड़ना है आपने। आगे रुपीज़ डेबिट वाले आप डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट के रुपीज़ आप क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है नेसेसरी अकाउंट्स। देखिए क्वेश्चंस में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियोस में, तो हमें कुछ क्वेश्चंस में बोला होगा कि आप मतलब कंसाइनर का जर्नल बनाएं और उसके नेसेसरी अकाउंट्स भी बनाएं, या कंसाइनी का जर्नल बनाएं और उसके नेसेसरी अकाउंट्स बनाएं। तो नेसेसरी अकाउंट्स क्या हैं? कंसाइनर के 3 नेसेसरी अकाउंट्स होते हैं। नेसेसरी अकाउंट्स को आप समझने के लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है। कंसाइनर का जब भी उन्होंने बोला हो कि आप इसके जर्नल बनाएं, उसकी जर्नल एंट्रीज को पास भी करें लेजर में, तो फिर वो 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। अगर तो सिर्फ उन्होंने ये बोला हो कि आप सिर्फ उसके जर्नल एंट्रीज बनाए, उसको लेजर में कंसाइनमेंट का अकाउंट साथ में बना दे, देन सिर्फ हमने एक कंसाइनमेंट का अकाउंट प्रिपेयर करना होता है। लेकिन जब ये लिखा हो कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तो फिर साथ में ये 2 अकाउंट्स भी बनेंगे। अब ये क्या सीन है, देखिए कंसाइनमेंट का अकाउंट। अब जब हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लिखेंगे, जब भी कंसाइनर का जर्नल बनेगा ना, तो उसमें कोई भी चीज़ वो रिकॉर्ड करता है, कोई भी एक्सपेंस वो करता है, तो वो फॉर एग्जांपल कि उसने अपनी जो गुड्स दी हैं, अपने वो उसने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसके पे किए हैं, तो वो ये नहीं लिखेगा कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, नहीं, वो लिखेगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट, यानी कंसाइनमेंट का वर्ड आ गया। तो जब हमने कंसाइनमेंट का लेजर बनाना होता है, लेजर का हम उसका बनाएंगे, यानी कि उसमें डिटेल रुपीज़ के कॉलम्स होंगे हमारे पास। तो कंसाइनमेंट के अकाउंट में हम वो चीज़ें डेबिट साइड पे लिखेंगे जिसकी वजह से कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हुआ। यानी मैंने जो अभी एंट्री आपके सामने पढ़ी कि कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट, तो इसमें कंसाइनमेंट का अकाउंट डेबिट हुआ किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे कैश अकाउंट, ठीक है, वो जितने का भी होगा वो लिखेंगे। इसी तरह से हम जब क्रेडिट साइड की बात करते हैं, तो अगर मैं वो देखें गुड्स सेल हो जाती हैं, कंसाइनमेंट के एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ कि कंसाइनमेंट ने सिर्फ 2 जगह पर उसने क्रेडिट होना होता है। कंसाइनमेंट सिर्फ 2 जगह पे क्रेडिट होती है, जब सेल हो जाती है और जब लॉस होता है। जब सेल होती है, जब लॉस होता है, तब कंसाइनमेंट क्रेडिट होती है। इसके अलावा कंसाइनमेंट ने जर्नल में, वो जो ट्रेडर कंसाइनर का जर्नल है, उसमें हमेशा उसने डेबिट रहना होता है। तो जब सेल होती है, यानी वो गुड्स तो थी हमारे कंसाइनी के पास, तो कंसाइनी के पास वो गुड्स सेल हो गई, उसने बता दिया कि गुड्स सेल हो गई, यानी हमें अब कंसाइनी ने पैसे देने हैं। तो एक तरह से हम देखें तो कंसाइनी तो अभी हमारा डेटर बन गया ना फिर। तो उसकी एंट्री फिर क्या हो जाती है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ए वाली एग्जांपल ली थी, तो हम लगा लेते कि कंसाइनर का नाम बी, कंसाइनी का नाम बी है, तो हम क्या करेंगे, बीज अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड पे हमने ये देखना है कि कंसाइनमेंट किस वजह से क्रेडिट हुई है, वो बी की वजह से क्रेडिट हुई है, तो हमने लिख दिया बी का अकाउंट क्रेडिट। मैं फिर रिपीट करती हूँ, डेबिट साइड पे हमने वो चीज़ें लिखनी होती हैं जिनकी वजह से, हमने वो चीज़ नहीं लिखनी जो डेबिट हुई है, वो चीज़ लिखनी होती है जिसकी वजह से वो डेबिट हुई है। फिर देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है बी का अकाउंट, नेसेसरी अकाउंट। कंसाइनर के नेसेसरी अकाउंट में जब आ जाता है बी, यानी हमने बी ए बी वाली एग्जांपल को लिया है, तो बी अकाउंट लिखा है, यानी फिर हमने इसमें कंसाइनी का लेजर बनाना होता है। यहाँ पे मैंने अभी पहले बोला था कि जैसे वो बी की वजह से डेबिट क्रेडिट हुई थी कंसाइनमेंट, इसी वजह से हमने देखना होता है कि कंसाइनमेंट बी का अकाउंट कहाँ कहाँ पे किस वजह से डेबिट हुआ और कहाँ कहाँ पे किस वजह से क्रेडिट हुआ, तो वो बी के अलग से लेजर में उसको शो किया जाता है। इसी तरह से एक और अकाउंट बनाया जाता है जिसको बोलते हैं गुड्स सेंड का अकाउंट, और ये हम ये सब प्रैक्टिकली इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में अपनी सॉल्व। तो ये एक ही, इसमें तो एक ही एंट्री लिखी जाती है गुड्स सेंड के अकाउंट में, तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास कंसाइनी के भी नेसेसरी अकाउंट होते हैं, लेकिन कंसाइनी का सिर्फ एक ही नेसेसरी अकाउंट होता है, और हमारे पास क्वेश्चंस भी ऐसे बहुत कम होते हैं जिसमें हमारे पास बोला गया हो कि आप कंसाइनी के भी अकाउंट बनाएं। मतलब काफ़ी क्वेश्चंस में हो सकता है कि कंसाइनी का लेजर बनाए, लेकिन उसके नेसेसरी अकाउंट्स के बारे में सिर्फ कुछ 1-2 ही क्वेश्चंस होते हैं। तो कंसाइनी के लिए जो एक अकाउंट नेसेसरी अकाउंट, यानी उसके लिए हमने जो लेजर अकाउंट बनाना होता है, वो सिर्फ एक होता है जिसको बोलते हैं एक अकाउंट। अब यहाँ पे देखें, जब हमने कंसाइनर का नेसेसरी अकाउंट बनाया, उसमें हमने बनाया बी का, यानी कंसाइनी का अकाउंट। तो जब कंसाइनी का अकाउंट हम बना रहे हैं, उसका पहले हमने जर्नल बनाया, उसका लेजर बना रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं हम कंसाइनर का अकाउंट।
ये नेसेसरी अकाउंट्स का जो सारा कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह जब हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आपको इसकी और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी और आपके और अच्छे से जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे जो चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन है ये कंप्लीट हो जाता है। हमने इसमें बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा है, कंसाइनमेंट एक्ट, इसका अकाउंट किस तरह से बनना है, ये डबल एंट्री सिस्टम का अकाउंट है चैप्टर है, सॉरी डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर है, ये सब कुछ भी हमने स्टडी किया है इसमें। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इस चैप्टर में हम क्या चीज़ें और फर्दर स्टडी करने वाले हैं, किस तरह के अकाउंट्स बनाए जाएंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।